So beta, the next topic is maintaining the standard system of measurement. What? Maintaining the standard system of measurement. देखो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है, कि देखो हर कंट्री, ईच कंट्री है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। हर कंट्री में क्या होता है? नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग एनएमआई के नाम से जानते हैं, विच मेंटेन्स द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो क्या करता है? मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। फॉर इंडिया इट इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, एनपीएल। एनएमआई इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, जो किसके नाम से जाना जाता है? एनपीएल में, एनपीएल के नाम से। दिस लेबोरेटरी एस्टैब्लिशेस एक्सपेरिमेंट टू रियलाइज द बेस यूनिट एंड द डिराइव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेंटेन्स नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ये जो आपके एनएमआई हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके जो भी मेजरमेंट होते हैं किससे रिलेटेड? आपका बेस यूनिट से रिलेटेड या डिराइव यूनिट से रिलेटेड, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं हर कंट्री का, ठीक है ना। जो इसका हेड है, एनएमआई का जो हेड है, वो कहाँ पास है? समवेयर इन पेरिस, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस। व्हाट? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस, दैट इज कॉल्ड आईबीएस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंडिया ने कोई एक्सपेरिमेंट किया डिराइव यूनिट या बेस यूनिट पर, तो वो पहले किससे कंपेयर करेगा? आपका पेरिस से कंपेयर करेगा, और जिसका डाटा अच्छा होगा उसे डाटा को क्या कर दिया जाता है? हम लोग के कैलकुलेशन में ले आया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका? मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। किस लिए इस्तेमाल होता है? जो भी यूनिट्स होती है बेटा, वो एक दूसरे से हर एक कंट्री कंपेयर करती है, और कंपेयर करके जिनका डाटा सबसे बढ़िया और कैलकुलेटेड और परफेक्ट होता है, उनके डाटा को क्या कर दिया जाता है? आगे प्रोसीड करा दिया जाता है। कौन करता है? ये एनएमआई करता है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। सब एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद ये किससे कंपेयर करते हैं? आपका जो पेरिस में हेड बैठा है इसका, है ना, उससे कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके जिसका डाटा सबसे परफेक्ट होता है उसको आगे प्रोसीड करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डेंसिटी। क्या चीज बेटा? डेंसिटी। और अगर हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, क्या चीज? डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या चीज? द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चीज? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? डेंसिटी। एंड डेंसिटी इज नथिंग बट, क्या चीज? क्या बोला अभी? डेंसिटी सब्सटेंस ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ मास, substance of its amount of mass per unit volume, ठीक है। इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में, और वॉल्यूम को किससे? मीटर क्यूब से। यानी ये आपका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज व्हाट? एसआई यूनिट। आ रही बात समझ में? अब आइए हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि कॉमनली है, और एक क्या है आपका? डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा क्या है? केल्विन। क्या क्या बेटा? देयर आर 3 कॉमन स्केल। नेक्स्ट है आपका क्या चीज? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? टेम्परेचर। द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है आपका? देयर आर कॉमन स्केल्स, 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। देयर आर 3 common scale to measure temperature, कौन कौन से कॉमन स्केल्स हैं? एक आपका कॉमन स्केल होगा, ठीक है, एक आपका होगा डिग्री सेल्सियस। क्या चीज बेटा? डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और
चौथा क्या है आपका केल्विन, क्या चीज केल्विन, ठीक है। ये जो केल्विन है ये आपका क्या है एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, बाकी ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों है आपके कॉमन यूनिट, ठीक है ना। तो इन सब में आपस में रिलेशन होता है, ठीक है ना, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 3, क्या चीज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस, this is the relation between degree Fahrenheit and degree Celsius. What about the Kelvin? The Kelvin is nothing but degree Celsius plus 273.1, ठीक है। यानी अगर डिग्री सेल्सियस को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें केल्विन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 273.1 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें नोट करके एक पॉइंट लिखना है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेवर भी नेगेटिव, 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो कोई भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं लिया जाता, ठीक है ना, ये ठीक है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए हाँ, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो डिग्री सेल्सियस आप -3, -2, -32, -50 सुनते हो ना, ठीक है। तो यानी डिग्री सेल्सियस आपका निगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जबकि आपका केल्विन स्केल जो होता है, केल्विन स्केल नेवर बी नेगेटिव। इस पॉइंट को नोट करके लिखना है, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमने बात किया किसका किसका, आपका डेंसिटी का और किसका आपका टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या चीज बेटा, रेफरेंस। तो बेटा हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड होता क्या है पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब किसी भी डाटा को अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, और उस एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड। देखते हैं कैसे। लेट अस सपोज मेजरिंग डिवाइसेस वी यूज इज स्टैंडर्डाइज्ड और कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सम रेफरेंस, है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस व्हाट 1889। जो मास का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 1889 में इस्तेमाल 1889 से इस्तेमाल कर, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आपका कंक्लूजन में आया था। कंक्लूजन में आने के लिए बेटा, ठीक है, कंक्लूजन में आने के लिए और एक क्या किया गया था, एक छोटा सा एग्जांपल कि एक आयरन की रॉड ली गई। लेट सपोज ये रहा आयरन की रॉड। आयरन की रॉड का हम लोगों ने मास का मेजरमेंट किया एनालिटिकल वैलेंस से, और एनालिटिकल वैलेंस से मेजर करने के बाद हमें इसको कई दिनों तक छोड़ देना है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू बताया, ठीक है ना, तभी तो हम लोग मास को कह पाएंगे कि हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू, तभी तो हमने कहा होगा, है ना, ताकि इसकी वैल्यू कहीं चेंज ना हो। भाई तुरंत तुरंत मेजर करके थोड़ी ना बता सकते हैं, कई दिनों तक ऐसे छोड़। तो यानी इसके लिए एक कंटेनर का इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर कहे। वो सिलेंडर में क्या था, ये एक एयर टाइट जार था जो आपका रेजिस्टेंस वगैरह से क्या होता था, रेजिस्टेंस वगैरह से इस आयरन को बचाएगा, रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। रस्टिंग हो गया, ठीक है। तो रस्टिंग अगर मान लीजिए इसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें रस्टिंग हो जाएगा। 10 दिन तक छोड़ा, रस्टिंग हो गया, मास अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वायरमेंटल अटैक से बचाते हुए इसका क्या करना था, मास को मेजर करना था, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कल इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर फ्रांस, ठीक है ना, इरिडियम प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर इज चोजन for this because it is highly resistant to chemical attack and its mass is not changed for an extremely long time, ठीक है ना। तब जाकर इस तरह से इस बॉडी का मास बताया गया होगा और मास को कहा गया होगा कि मास एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से लेंथ का मेजरमेंट हुआ था, ठीक है ना। इसी तरह से किसका, लेंथ का मेजरमेंट हुआ था, ठीक है ना। सबके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरी है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम कभी फर्दर आपको से डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग केवल सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या चीज, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आओ देखते हैं।
है आपका मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। अब देखो यहाँ से आपको टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक क्या है? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है? देखो केमिस्ट्री जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कहानी है, कह सकते हो, है ना। तो केमिस्ट्री में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जहां पास हमें नंबर ऑफ एटम्स कई लाख में गिने जाते हैं, है ना। मास बहुत ज्यादा क्या होती है? स्मॉलर वैल्यू में होती है। जैसे लेट सपोज हमने कहा कि 1 kg ऑफ आयरन, 1 kg ऑफ आयरन हैज 1 kg ऑफ आयरन इज व्हाट 1 × 10 की पावर 1 2 3, इस तरह से बहुत ज्यादा क्या होगा? बहुत ज्यादा से लार्ज वैल्यू। तो इतने लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए क्या है? बहुत दिक्कत वाली बात है। लेट अस सपोज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है, ठीक है ना, वो कितना? 0.0000000000166 kg है। तो देखो दे हैव व्हाट? वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉलर वैल्यूज, है ना। तो केमिस्ट्री में हमें इस तरह के वेरी लार्ज और वेरी स्मॉलर वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो इन लार्ज और स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका आएगा, ठीक है, जिसको कहा गया अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। यानी हमारी छोटी सी छोटी वैल्यू भी हमारे लिए क्या है? केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि छोटी सी छोटी वैल्यू को भी अगर हम लोगों ने नेग्लेक्ट करने की कोशिश की ना, तो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत आपका जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी आप केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, वो तुरंत क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर दिस, इस तरह के आपके लार्ज और स्मॉलर वैल्यू को आपको कैलकुलेशन के लिए क्या हुआ? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम? यूज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर। क्या चीज? दिस प्रॉब्लम was solved by using what? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया गया और साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करके क्या किया गया? आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व की गई, जहां पर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू मिलने वाली थी और बहुत ज़्यादा क्या? स्मॉलर वैल्यू मिलने वाली थी। तो यहाँ पास इस्तेमाल किस चीज़ का हुआ? यहाँ पास इस्तेमाल हुआ आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन का, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n × 10 की पावर n। किसका इस्तेमाल हुआ? दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म्स। किसका? एक्सपोनेंशियल टर्म का इस्तेमाल हुआ, टर्म्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ, एक्सपोनेंट इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन विच एनी नंबर can be represented in the form of what? In the form of n × 10 की पावर स्मॉल है, ठीक है ना। जिसमें आपका ये जो n है, ठीक है, आपका निगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा लार्ज और स्मॉल वैल्यू, निगेटिव और पॉजिटिव। n क्या है? पावर है, जबकि n जो होगा वो 1 to 10 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मास को हम लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना, फॉर एग्जांपल यहाँ पास स्पीड ऑफ लाइट तुमने पढ़ा था ना, 3 × 10 की पावर 8। तो ये रहा आपका n और ये रहा आपका क्या चीज? ये रहा n और ये रहा आपका 10 की पावर n, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू थी। इस लार्ज वैल्यू को हम लोगों ने, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का यानी एक्सपोनेंशियल फैक्टर का इस्तेमाल किया, दैट इज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? n × 10 की पावर n के नाम से जानते हैं, है ना। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, जो कि है आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कैसे बेटा? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। पहले आइए देखते हैं क्या चीज? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हमने कहा ना अनसर्टेनिटी से आपका जो टॉपिक होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? प्रिसीजन और एक्यूरेसी।
तो बेटा हमें प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बारे में देखना, क्या होता है प्रिसीशन और क्या होता है एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का टॉपिक है। देखो एवरी एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट है सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी विथ इट। कोई भी अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है, स्मॉल अमाउंट में ही कमियां हो, खामियां हो, लेकिन वो होती हैं, ठीक है ना। ये हम लोग सीखेंगे प्रिसीशन और एक्यूरेसी में। हाउएवर वी वांट रिजल्ट ऑलवेज बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट ऑलवेज कैसा चाहिए, हमें एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, है ना। तो क्या, तो ऐसे केस में हमारा क्या इस्तेमाल होता है, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है बेटा, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। आओ देखते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी क्या होता है। प्रिसीशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो ना, वो डाटा जो आपके आ रहे हैं वो कितना क्लोज है, वो किसको बताता है, प्रिसीशन को बताता है। लेट अस सपोज कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट मिला, उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने 3 एक्सपेरिमेंट किया। कोई भी एक आपका एक्सपेरिमेंट मिला, आपने उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए या मान लो 2 एक्सपेरिमेंट किए, तो उन एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आ रही है सब जगह हो सकता है 0.1 0.2 का डिफरेंस आ रहा हो। तो जो क्लोजनेस होती है डाटा की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीशन कहते हैं। लेकिन एक्यूरेट क्या होता है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा का जब हम लोग मीन निकालते हैं तो वो ट्रू वैल्यू डाटा से अगर इक्वेट करता है, ट्रू वैल्यू डाटा से एकदम इक्वल हो जाता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एग्जांपल, लेट एज्यूम ट्रू वैल्यू ऑफ सम रिजल्ट इज 3। कोई एक रिजल्ट था, कोई एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो ट्रू वैल्यू आनी थी वो कितनी आनी थी बेटा, 3 आनी थी। कितनी आनी थी, 3 आनी थी, ठीक है। हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, एक है आपका श्रेयांश, दूसरा अभिनव, तीसरा खुशी और चौथा पलक, है ना। तो इन 4 स्टूडेंट को हमने क्या दिया, हमने वो एक्सपेरिमेंट दे दिया कि करो। रिजल्ट क्या था, ट्रू वैल्यू क्या थी, 3। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। श्रेयांश ने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 2.80 निकाला और एक्सपेरिमेंट 2 में आपका 3 निकाला, ठीक है। तो ये देखो जो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में जो इन्होंने डाटा निकाला है वो क्या है, वो देखो बहुत ज्यादा गैप है, यानी 0.20 का गैप है। यानी ये जो आपस में जो डाटा एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 का निकाला है, ये डाटा एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है, ठीक है ना। ये आपके एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो ये डाटा इसका मतलब प्रिसाइज नहीं है। अब इसकी एक्यूरेसी बतानी, तो दोनों का मीन निकालने पर कितना है, 2.9, ठीक है ना। तो 2.9 ट्रू वैल्यू से मैच खा रहा है, नहीं, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अभिनव ने क्या किया, अभिनव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में इनकी वैल्यू आई है 2.9 और इनकी वैल्यू आई है 2.90। कितने का डिफरेंस है, 0.1 का। क्लोज है डाटा, बिल्कुल क्लोज है, दोनों डाटा क्या है, क्लोज है। तो ये प्रिसाइज है, यस ये प्रिसाइज है ना। लेकिन अब इन दोनों का मीन निकालो, मीन निकालने पर 2.905 आया। तो मीन निकालने पर जो भी मीन आ रहा है वो ट्रू वैल्यू से मैच खा रही नहीं, तो इसका मतलब ये डाटा एक्यूरेट नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है। खुशी ने 3.01 निकाला, 2.99 निकाला, ठीक है। इन दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा में कितने का डिफरेंस है, 0.2 का। क्लोज है आपस में, तो जाहिर सी बात है अगर डाटा एक्सपेरिमेंटल क्लोज है तो ये आपका क्या है, प्रिसाइज है ना। अब अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो दोनों का मीन निकाला 3 आया, जो कि ट्रू वैल्यू से मैच खा रहा, तो यानी ये डाटा क्या है, एक्यूरेट भी है। जबकि पलक ने 2.90 और 3.10, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0.20 का, सही है ना। तो जाहिर सी बात है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज नॉट क्लोज डाटा एक्सपेरिमेंटल, देयरफॉर इट इज नॉट प्रिसाइज। और अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे तो इन दोनों का जब मीन निकाला तो 3 आया, इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू से मैच खा रहा है, ये क्या है आपका, एक्यूरेट है। आगे बात समझ, यानी अगर हमें किसी भी डाटा का प्रिसीशन या एक्यूरेसी को चेक करना है, किसी भी डाटा के प्रिसीशन और एक्यूरेसी को चेक करना है, तो प्रिसीशन के लिए क्या चीज, हमें जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उन दोनों के क्लोजनेस को चेक करना है, वो प्रिसाइज है कि नहीं पता लग जाएगा। और अगर इसकी एक्यूरेसी चेक करना है तो इसका मीन निकाल लो और ट्रू वैल्यू से कंपेयर करा लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि आपका ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो मीन निकालने पर एकदम ट्रू वैल्यू से मैच खाती हुई वैल्यू आनी चाहिए। जो भी मीन निकालोगे अगर ट्रू वैल्यू से मैच नहीं खा रही है तो इसका मतलब वो डाटा एक्यूरेट नहीं है। आ रही बात समझ में बेटा।
तो ये था आपका अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल का टॉपिक, क्या चीज आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो डिस्कस करना है वो आपका डिस्कस करना है किसके बारे में, डिस्कस करना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर का। ये सारे टर्म्स आपके नए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा अब इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। आ रही बात समझ? ठीक, चलिए तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।